आज के शो में। बल्दियाती इदारों को माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात दिए जाने का मामला। तर्जुमान मुर्तजा वहाब साहब ने जो बयान दिए, अदालती फैसले के बाद मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आपसे भी अमान से माफी मांगे कि आपने झूठ बोला। सिंध में बल्दियाती कानून का तनाज़ा, पीपल्स पार्टी का कड़ा इम्तिहान। बाइख्तियार बल्दियाती निजाम हाइल रुकावट क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। कराची शहर को जो उसके वसाइल हैं, इस पर बड़े अहम सवालात हम इससे पहले प्रोग्राम में उठाते रहे। कुछ फिगर्स इस प्रोग्राम से पहले जो मैं देख रहा था, बिलखुसूस साल 2009 के बाद जब NFC अवार्ड अनाउंस हुए, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनका शेयर कितना बढ़ा। सुबह सिंध का शेयर अगर सिर्फ रेवेन्यूज़ में जो इख्तियारात मिले, एक तो सेल्स टैक्स कलेक्ट करने का इख्तियार, दूसरा डिविजिबल पूल से जो ज़्यादा इस पर पैसा ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ सुबह सिंध को, तो जो सुबह सिंध के जो मजमूई तौर पर शेयर्स हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट से ट्रांसफर्स हैं, सेल्स टैक्स, मजमूई रेवेन्यूज़ जो हैं, तकरीबन 815% का इजाफा उसमें हुआ। साल 2009 में अगर ये रेवेन्यूज़ जो थे वो तकरीबन 178 अरब रुपए थे, 178 बिलियन रुपीज़ थे, तो ये साल 2020-21 में बढ़कर 1542 अरब रुपए हो गए। 815% का इजाफा हुआ। अगर एक सूबे की रिसोर्सेज में इजाफा हो रहा है तो एक लॉजिकल कंक्लूजन शायद ये होता कि उसका जो कैपिटल है, जो उसका लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस है, उसके भी रिसोर्सेज में इजाफा होगा। लेकिन यहाँ पर उसके बरक्स हुआ। अगर मजमूई तौर पर बात करें कराची शहर की, पहले तो कराची शहर का शेयर अगर प्रोविंशियल बजट के अंदर बजट का 20% होता था साल 2007-8 में, जो तकरीबन 38 अरब रुपए बनता है, तो साल 2020-21 में ये कम होकर 3% रह गया। यानी 20% से कम होकर 3% रह गया। 37 अरब पर यह मामला आ गया। इस तरह से देखा जाए तो 2009 से साल 2020-21 तक तकरीबन 300 अरब रुपए का वो जस्टिफाइड जो शेयर जो कि ट्रांसफर होना चाहिए था, डिवॉल्व होना चाहिए था कराची शहर को, वो सूबा सिंध से, यानी सूबा सिंध की गवर्नमेंट ने नहीं किया, अपने कैपिटल सिटी के लिए इस वक्त नहीं किया। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट से जो कराची शहर को PSDP में शेयर था, वो साल 2007-8 में अगर 6.6% था, तो वो 2020-21 के बजट में अगर आप देखें तो कम होकर 2.1% रह गया। मजमूई तौर पर उस दिन आप अगर यूनुस डागा साहब जो कि साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कॉलम भी लिखा, उन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर तकरीबन 980 अरब, आप कह सकते हैं मजमूई तौर पर 1000 अरब रुपए पिछले 10 से 11 साल जब से NFC अवार्ड आया है, तो जो शहर कराची का जस्टिफाइड शेयर है अपने सूबे में से और वफाक से, वो जस्टिफाइड शेयर उसको नहीं मिल सका। ये वो शहर है जो कि इंजन ऑफ ग्रोथ कहलाता है। ये वो शहर है जहां से पाकिस्तान के तकरीबन 50% एक्सपोर्ट्स, चाहे वो सर्विसेज हों या वो प्रोडक्ट्स की सूरत में हो, वो डिलीवर होते हैं या मैन्युफैक्चर होते हैं। ये वो शहर है जहां से सूबा सिंध के 96% रेवेन्यूज़ और मजमूई तौर पे पूरे मुल्क के मेजॉरिटी रेवेन्यूज़ आते हैं। ये वो शहर है जहां का सिर्फ सेल्स टैक्स, जो सर्विसेज ऑन सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, वो सिर्फ कराची शहर का पूरे पंजाब से ज़्यादा बताया जाता है। वहाँ का ये आलम है कि ये सारे फिगर्स आपके सामने रख रहे हैं। कल के इस फैसले की रोशनी में, जिसको लैंडमार्क डिसीजन कहा गया, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? फ़हीम ज़मान साहब साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड फ़हीम साहब, कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, एक तो जो फैसला आया है उससे ये इश्यू हाईलाइट हुआ है। दूसरा, आप और आपके साथी जो मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे और अखबारों में बात कर रहे हैं, ये इश्यू हाईलाइट हो रहा है। देखिए, यूनुस डागा मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, इज एन आउटस्टैंडिंग ब्यूरोक्रेट। उन्होंने जो आर्टिकल लिखा वो उन्होंने भी कंपेयर किया है 2007, 8, 9 से कि क्या हो सकता था और क्या नहीं हुआ। मसला ये है कि कराची को पहले जो जिस बेंचमार्क फिगर्स दिए जा रहे, उसके अंदर भी बमुश्किल तमाम, यानी कि कौड़ियां मिलती थी। उन कौड़ियों को भी आपने कम करके आप इस जगह ले आए जहां कराची में हर शख्स जो है वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। मुझे लाहौर शहर में जाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं जब वहाँ ऑरेंज ट्रेन चलते हुए देखता हूँ, मुझे इंतहाई खुशी होती है। जब मैं लाहौर में, मुल्तान में, पेशावर में बस नेटवर्क्स देखता हूँ, मुझे खुशी होती है।
मगर जब मैं अपने शहर में आके देखता हूँ, और तो ये इस मुल्क के जो हुक्मरान तबकात हैं, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की प्रोविंस के अंदर गवर्नमेंट का मसला नहीं है, वो इस्लामाबाद में सिर्फ पीटीआई की गवर्नमेंट का मसला नहीं है। इस मुल्क में जो एक फ्यूडल माइंडसेट है और एक जो हुक्मरान तबकात हैं जो कराची के अंदर कराची की सोशल कॉन्शियसनेस को अपने लिए चैलेंज समझते हैं और कराची को कंट्रोल करना चाहते हैं और कराची को पनपने नहीं देना चाहते। ये उस माइंड सेट का नतीजा है जिसके अंदर आपको जो जबू हाली और बदहाली, हर तरफ कचरे के ढेर, यानी ये अलमिया है कि बैरिया टाउन और दीगर ईदी ट्रस्ट और छीपा जो है वो कराची के अंदर सफाई की मुहिम चलाते हैं क्योंकि कराची में सफाई नहीं होती। तो ये जो रवैये, ये जो मसला है ना, ये रवैयों का है, और ये जब तक रवैये नहीं तब्दील होंगे तो ये चंद अरब रुपए ज्यादा कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए एक बहुत मैसिव वो कैंपेन चाहिए। इसके अंदर जो दीगर शहरों के लोग हैं उनको हमारी सपोर्ट करना चाहिए, चाहे लाहौर के हों, चाहे पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, इन तमाम लोगों को हम पर तर्स खाना चाहिए क्योंकि उनके यहाँ जो खुशहाली है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कराची कंट्रीब्यूट करता है। तो कराची को अपने, और ये जहां तक मसला है ना, अगर आप देखें जो कल से जो ये बहस चल रही है, जैसे इवन वजीर आला साहब ने, और मैं मुराद अली शाह साहब की बहुत इज्जत करता था, मैं उनको एक पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता शख्स तस्लीम करता था। ये कहना कि अगर मैं सारे इख्तियारात जो हैं वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को दे दूंगा तो मैं कि बाकी लोगों को घर भेज दूं, उनको ये समझने की जरूरत है कि जो चीज उनके पास है, जो इख्तियार उनके पास है, वो अवाम का और आइन का दिया हुआ कि एक अमानत है। उनको वो कोई उनकी जागीर नहीं है, वो जो इख्तियार है वो उनका कोई जाती इख्तियार नहीं है। वो इख्तियार बुनियादी तौर पे अवामुन्नास और इस मुल्क के आइन और सूबे के आइन ने जो उनको इख्तियार दिया है वो उनकी अमानत है। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उन्हें ये जो इख्तियारात हैं और जो वसाइल हैं और जिम्मेदारियां हैं उनको निचली सतह पे जो है वो बहुत जल्द जो है ट्रांसफर करना चाहिए। आपने कहा कि अब वो रोक नहीं सकेंगे, एक तो अवेयरनेस क्रिएट, अब हम ये कह सकेंगे कि वो रोक नहीं सकेंगे अब इस मामले को, या इस पे रुकावट बन सकेंगे क्योंकि अब तो अवेयरनेस हो जाएगी, सिर्फ इस बुनियाद पे कि अवेयरनेस हो जाएगी, या नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कोई बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्शंस दे सकता था कि किस तरह से क्या चीज होनी चाहिए, वो जो है फैसले में नहीं है। तो अब मसला ये है कि इवन ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो हमारे सियासतदान जो हैं, शातिर सियासतदान, वो इवन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस को और डिले करने का बाइस बना सकते हैं। वो कह सकते हैं जी हम सुप्रीम कोर्ट के उसमें हिदायत के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को दुरुस्त कर रहे हैं, हम उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स से रब्ता कर रहे हैं। ये बयान आज सिंध हुकूमत से भी मंसूब किया गया वज़ीर इत्तलात सिंध से, कि उन्होंने कहा है कि जिन मामलात में वजाहत, जिन जो क्लियर है उन पे हम अमल दरामद करेंगे और जिनमें नहीं है वजाहत तो हम क्लेरिफिकेशन मांगेंगे, वजाहत तलब करेंगे। तो आपको क्या लगता है कहाँ क्लैरिटी नहीं आ रही इस फैसले में? नहीं, देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने 140A और 74-75 की जो एवोल्यूशन है उसका ऑर्डर दिया है और कहा है कि इन चीजों की उसमें जो सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है उनको उसमें में लेकर आया जाए, उसकी लाइन में। प्रॉब्लम यह है कि उसकी लाइन में लाने में कितना वक्त लगेगा और उसकी लाइन कहाँ पे ड्रॉ होगी, कैसे होगी, ठीक है ना। तो ये जो मतलब सिंध हुकूमत में भी तो बहुत अच्छे कानूनदार, शातिर कानूनदान बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, और सियासतदान तो अल्फाजों से खेलते हैं। तो जजमेंट में चूंकि एक सर्टेन क्लैरिटी मिसिंग है, चीफ जस्टिस ने या सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव का रोल जो है इख्तियार करने की कोशिश नहीं की है, और चूंकि वो कोशिश नहीं की है उसकी वजह से एग्जीक्यूटिव जो है इसको इधर से उधर पिंग पोंग की तरह खेलेगा। ठीक है फ़हीम साहब, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपने वक्त दिया और प्रोग्राम में ज्वाइन किया। कानूनी नुकात क्या हैं, क्लैरिटी कहाँ नहीं है, हम कुछ माहिर कानून से भी इस ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इस फैसले को कानूनी नज़र से किस तरह देखते हैं, और फिर इकनॉमिक पर्सपेक्टिव में भी शहर कराची जो कि इकनॉमिक पावर हाउस समझा जाता है,
इस पर गुफ्तगू होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन नाज़रीन हम गुफ्तगू कर रहे हैं शहर कराची के मसाइल पर। बुनियादी तौर पर इस फैसले की रोशनी में आखिरकार फ़र्क पड़ेगा कुछ या नहीं पड़ेगा, इस सवाल को उठा रहे हैं। आज सईद गनी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। वो कहते हैं कुछ क्लैरिटी जहाँ नहीं है उस पर रीडिंग फाइल करेंगे, लीगल उनकी राइट है, लेकिन कहा क्या, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। जो मुश्किलात आ सकती हैं वो सिर्फ सूबा सिंध को नहीं आएंगी, वो तमाम सूबों को आ सकती हैं। उस पर मुमकिन है कि ये कमेटी जो बनाई गई है वो अपने मीटिंग्स के बाद ये भी राय दे कि कुछ चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू भी मांगा जाए, और वो जो हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है कि हम रिव्यू फाइल करें और सुप्रीम कोर्ट से कुछ मज़ीद उसकी कहें कि क्लैरिटी जो है कुछ चीज़ों में दरकार है। इसलिए कि इसको अगर हम वैसे पढ़ते हैं तो लगता ये है कि सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, कोई काम जो है वो नहीं कर सकती जब तक कि लोकल गवर्नमेंट जो है उसके अंदर उससे वो इजाज़त न ले ले या उसकी वो मर्जी शामिल ना हो या उनके ज़रिए वो काम न कराए। अभी बड़ा अहम नुक्ता है जो सईद गनी साहब उठा रहे हैं कि आप कानूनी तौर पे माहिर कानून मुख्तलिफ ये समझते नहीं समझते। जबरान नासिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून भी हैं, एक एक्टिविस्ट भी हैं। जबरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, और फिर ये जो कमेंट है सिंध हुकूमत का ऑफिशियली कि हम इसको रिव्यू फाइल करेंगे क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं है, आपको भी लगता है कि कोई क्लैरिटी नहीं है इस फैसले में कहीं पर? देखिए, पहले तो ये बहुत खुशाइन बात है बतौर कराची के रहने वाले कि 2-2.5 साल तक इस शहर की गली कूचे, सड़कें, इमारतें, रेलवे ट्रैक, ये सब खुद ठीक करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को इस बात का एहसास हुआ कि ये काम दरअसल शहरी और मकामी हुकूमतों के करने का है, और उन्होंने फैसले के ज़रिए वो एक बात जो हमारे सामने रखी। और ये शहर, आपको पता है कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर बहुत से चेंजेस से गुजरा है सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे अहकामात की वजह से, जिसके ऊपर आवाम से रापा एहतजाज रही है। खैर, अब वो एक माजी का हिस्सा हो चुका है। बुनियादी जो बात इस वक्त हमारे सामने इस फैसले की नज़र में आई है वो ये है कि इस तरह का कोई निज़ाम रखना जिसमें सूबाई हुकूमत जब चाहे शहरी हुकूमत से इख्तियारात ले ले और जब चाहे इख्तियारात दे दे, या इस तरह का कोई निज़ाम रखना कि जो बेसिक मैंडेट है शहरी हुकूमतों का, उनसे वो प्रोजेक्ट्स लेके किसी प्राइवेट पार्टी को या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किसी तीसरी पार्टी को दे दिए जाए, जिसका सेक्शन 74 और 75 में जिक्र है। 2013 का जो लोकल बॉडी बल्दियाती कानून था, जिसकी अब ये शिकों को जो है कलअदम करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये बहुत आम जुज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे स्ट्रेस किया है कि जिसका काम उसी को साझे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिव सर्विस, पब्लिक सर्विस चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और पॉलिटिकली एम्पावर करना होगा बल्दियाती हुकूमतों को, जो आइन के अंदर कहा गया है। और उसके तहत आपने ना सिर्फ इनको इख्तियारात देने हैं बट फंड्स भी इनके अलहदा करके इनको पहुंचा देने हैं, और फिर ये इनका डिस्कशन है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। यानी कि जो एक विजन आप सामने रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये है कि शहरों में और यूनियंस में जो छोटी छोटी हुकूमतें हैं, ये बन के एक बड़ी हुकूमत बनती है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो हमारी आइन की रूह के खिलाफ है, और डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स जो है वो हमारा आइन कहता है। तो एक तो आइन की तशरीह इस हवाले से आर्टिकल 140 क्या कहता है वो सामने आ गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या शौक है और क्या जरूरत होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, बाकी सूबों का भी इशू है कि वो क्यों रखते हैं सूबाई हुकूमतों के पास बहुत सारे इख्तियारात, और क्यों सूबाई वजीर जो है अपने पोर्टफोलियो में वो इख्तियारात रखना चाहते हैं जो कि वैसे किसी मेयर के पास होना चाहिए। उसकी देखें एक वजूहत कराची के एग्जाम्पल में तो बहुत सामने है कि जो हमारी सूबाई हुकूमत है वो शहरी इलाकों के अंदर सीटें ले नहीं पाती है। तो उनको लगता है कि अगर हमने ये पावर डिवॉल्व कर दी तो जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं उनको परफॉर्म करने का मौका मिल जाएगा और वो अपनी बेस सॉलिडिफाई कर पाएंगे। मगर फिर ये हकीकत हमारे सामने है कि सिर्फ कराची सिंध का बड़ा शहर नहीं है, सेवन है, दादू है, खैरपुर है, जैकबाबाद है, बहुत और आबादियों वाले शहर है, सक्खर है, लड़काना है। इनके अंदर शहरी हुकूमतों को जहाँ पीपल्स पार्टी के लोग जीते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं एम्पावर किया जा रहा? तो इसको भी हमारे सामने जो कम से कम मेरा एनालिसिस है वो ये है कि देखिए, जब आप इन सारे उहदों को, इन शहरों के मेयर को फुली एम्पावर कर देंगे और बहुत सारे इख्तियारात दे देंगे तो ये पोर्टफोलियोज बड़े अहम हो जाएंगे। तो फिर सिर्फ सईद गनी या नासिर शाह या मुर्तजा वहाब या 3-4 और लोगों तक नहीं, एक नई पॉलिटिकल वेव जो है या लाइनअप जो है सेटअप निकल के विद इन द पार्टी आएगा।
नए इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज खुलेंगे विद इन पार्टी, जो है वो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पावर होगी और जो चंद अफराद ने पावर रखी हुई है वो उनके हाथ से निकलेगी। इस चीज का भी बड़ा खदशा है। इस चीज का खदशा नून लीग का जो पावर स्ट्रक्चर है उसको भी है, पीटीआई का पावर स्ट्रक्चर उसको भी है। तो पार्टीज बड़ी इनसिक्योर हमें नजर आती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और वो पावर अपने हाथ में रखना चाहती हैं, और ये नहीं कि आसानी करें आवाम के लिए कि उसकी एक्सेस हो अपने नुमाइंदे तक, और वो अगर अपनी गली या मोहल्ले का मसला लेके जाए तो जिसके पास जा रहा है उसके पास वो इख्तियार हो कि वो वन स्टॉप शॉप हो, वहीं पे वो मसला हल हो जाए। ये नहीं कि जी यहाँ से मसला ऑल द वे सूबाई वजीर तक जाएगा और वहां से अहकामात आएंगे। सही, लेकिन जिब्रान साहब ये बताएं, ये तो मसला हो गया, अब इसमें इस फैसले में जो ये बात है कि जो लफ्ज़ है जो इस्तेमाल हुआ है सईद गनी साहब की तरफ से कि क्लैरिटी नहीं है। अभी फ़हीम ज़मान साहब प्रोग्राम में थे, वो भी कह रहे थे कि कुछ क्लैरिटी, तो क्लैरिटी क्या नहीं है कि डेडलाइन सेट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे तो सईद गनी साहब जो इंटरप्रेट कर रही है, या सिंध गवर्नमेंट जो इंटरप्रेट कर रही है, वो तो कह रही है ऐसा लग रहा है कि जो काउंसिल है उससे पूछकर सूबाई हुकूमत को काम करना पड़ेगा। ऐसा कहीं है इस फैसले में कि इसमें कहीं क्लैरिटी नहीं है, या इस तरह की इंटरप्रिटेशन जायज़ है, जस्टिफाइड है? देखें, इसमें दो सेक्शंस तो ऐसे हैं सिंध लोकल बॉडी एक्ट के 74-75 जो कि कलअदम करार दे दिए गए हैं। उसमें कोई टाइम लिमिट की जरूरत नहीं है। उसके तहत कोई भी अपना प्रोजेक्ट्स या कोई भी अहकामात अगर आपने जारी किए थे जो टेक्निकली मुअत्तल हो गए हैं, हाँ, ये वजाहत इतनी एक्सट्रीम के अंदर जाकर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की, मगर बहुत सारे आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस वक्त सिंध हुकूमत के चल रहे हैं जहां पे बल्दियात का निजाम जो है आपने चाइना या स्पेन की कंपनी को दिया हुआ है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी देख लीजिए, कराची में काम कर रही है 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो इनका स्टेटस जो है, ऑफ कोर्स इस पे एक सवाल उठ गया है। जो क्लैरिटी की बात मेरे ख्याल में उस हवाले से है कि बहुत सारे और इसमें फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का जो हमारा एक्ट है, या हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो अलग अलग शहरों की बनी हैं उनके एक्ट्स हैं, उनके हवाले से अहकाम दिए गए हैं कि जी इनमें जो प्रोविजंस मुतसादिम हैं आइन की रूह से, उनको चेंज कर दिया जाए आर्टिकल 140 की रूह से। अब ये टेक्निकली ओपन टू इंटरप्रिटेशन कर दिया गया है मामला। स्पेसिफिक सेक्शंस नहीं बताए गए जिनको समझा जा रहा है कि वो आर्टिकल 148 के कहते हैं उनसे कहते हैं क्लैश कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और उनको वायलेट कर रहे हैं, तो इसलिए उनको हटा दिया जाए। तो एक तरीके से यहां तक अगर बात देखी जाए तो वजह है कि पीपल्स पार्टी अच्छा जाके रिव्यू के अंदर इसके ऊपर जो है ज्यादा क्लैरिटी लेके आ जाए। और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को और तफसीली बनाना इसलिए भी चाहिए था क्योंकि जब ये बात हमारे सामने है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल विल नहीं है बल्दियाती निजाम को एम्पावर करने की, तो ऐसे माहौल में जरूरत होती है कि फैसले बहुत डिटेल्ड हों और क्लियर गाइडलाइंस के साथ हों, और हम पॉलिटिकल विल पे ना छोड़ दें पार्टीज की कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जो है पास रखेंगी और उसकी सही लेटर स्पिरिट में उसको जो है इंप्लीमेंट करेंगी। आवाम को उसका फायदा नहीं होगा। आवाम को फायदा तब होता जब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बाकी भी जो लॉज हैं उनमें जो जो शिक्षकें जो हैं वो खत्म करनी है वो उसकी वजाहत कर दी जाती। अब जहां तक ये बात है कि जी काउंसिल से पूछे बगैर कोई काम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, देखिए बात इतनी सी है कि ये क्या बात हुई मतलब कि सईद गनी साहब के ऊपर एहसान मकरूज थी ना पाकिस्तान कि उनको हमें एक पावरफुल मिनिस्ट्री देनी है। हमें पावरफुल नुमाइंदे अपने शहरों में चाहिए। अब ये शिकायत करना कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं रहेगा, आपका पॉइंट है जिब्रान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपने ज्वाइन किया, कानूनी नुक्ता नज़र से समझाया हमें कि कहाँ क्लैरिटी है कहाँ नहीं। थोड़ा माशी एतबार से अच्छी शहर है, इकोनॉमिक पावर हाउस है, इसका पोटेंशियल कितना है, यहाँ से जो रेवेन्यूज जो नहीं मिले, जो अनजस्टिफाइड कटे वो कितने थे, इस पर बात करेंगे शब्बर ज़ैदी साहब से। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन कुछ अहम तरीन हक़ाइक़ शहर कराची। एक बड़ा फैसला सुबह से इनके हवाले से लोकल गवर्नमेंट का आया है। कुछ नंबर्स आपके सामने रखे रहते हैं। शब्बर ज़ैदी साहब साबिक चेयरमैन FBR, आप साबिक केयर टेकर मिनिस्टर भी रह चुके हैं सिंध में, और टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। एक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने कराची के हवाले से, कराची इनटू अ लिवेबल एंड कम्पिटिटिव मेगा सिटी, जो 2017 में आई थी, जिसमें कहा गया था कि it will take around $10 billion of capital investment to close the infrastructure gaps in the city। और शब्बर साहब, आपका एक कॉलम मेरे सामने है जो आपने 16 सितंबर 2021 को लिखा, जिसमें आपने कहा कि अगर यही इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वर्ल्ड बैंक कह रहा है ये प्रोवाइड किया जाए टू द सिटी alone has the potential to provide goods and services for exports of around $30 billion by 23-24। तो सर अब is it a step towards that? शब्बर ज़ैदी साहब, आपकी ट्वीट ही मैंने देखी, आप बड़े होपफुल लग रहे थे, पॉजिटिव। सफान साहब, पहली बात तो मैं आज तमाम सिंध के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि जो फैसला कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है उसने पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। क्योंकि हुआ ये था कि जब
2010 में 18वीं तरमीम आई थी, तो उसके साथ एक आर्टिकल 140A भी आया था। उस आर्टिकल 140A में ये लिखा हुआ था कि आप लोकल बॉडी बनाएंगे और लोकल बॉडी बनाने के बाद उनको एम्पावर करेंगे फाइनेंशियली भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने उसको सही करने के बजाय उन्होंने उसको उल्टा कर दिया। 2001 के ऑर्डर्स में हमारे इख्तियारात कम किए, 13 में और कम किए और 21 में बिल्कुल ही कम कर दिए। अच्छा, इस मैटर को MKM पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1 फरवरी 2022 को एक तारीखी फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिंध गवर्नमेंट के तमाम इक़दाम जो उन्होंने लोकल बॉडी को कम करने के लिए, कमजोर करने के लिए किए हैं, वो गलत है। और तमाम जितने भी KBCA, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, मास ट्रांजिट, जितने भी कानून है जो लोकल बॉडी के अंदर आने चाहिए, उसको उन्होंने डिफाइन कर दिया है और वो सिंध गवर्नमेंट को अब डिवॉल्व करने पड़ेंगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं है, बता दूं आपको। नहीं, आज उन्होंने कहा है कि आज आपने अगर सुना हो शहबाज साहब, सईद गनी साहब कह रहे हैं कि हम इस पे रिव्यू में जाएंगे कुछ चीजों के ऊपर। देखिए, रिव्यू होता है उस चीज का जिसमें एरर होती है जी। ये अपील नहीं, अपील सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अपील नहीं होती, रिव्यू होता है कि मेरे कोई गलती है तो होगा। मैं समझता हूं कि उसमें रिव्यू का कोई चांस नहीं है, होगा कर ले, वो रिव्यू कराने की उनकी शौक पूरा कर लें, मगर इसमें रिव्यू की बात नहीं है। बात ये है कि ये कोई किसी पार्टी के खिलाफ फैसला नहीं है, ये एक बिल्कुल सीधी बात है। जब आर्टिकल 140A आइन में डला था तो आइन में उसको किस मकसद था, वो पूरा नहीं हुआ। मगर सिफान, मैं आपको एक बात कहता हूं कि आज मेरी दरख्वास्त है MKM पाकिस्तान, PSP, PTI, जमात इस्लामी और जो MKM का दूसरा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वाला जो धड़ा है, उन सबको चाहिए कि आज वो जाएं चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने और वो कहें कि जनाब इसको इम्प्लीमेंट करें। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर वो मुत्तहदा जद्दोजहद करेंगे तो कोई भी इस अब ऑर्डर को सस्पेंड नहीं कर सकता। और ये आप समझेंगे चीज हो चुकी है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में ये देखिए, इसको पाकिस्तान, ये कोई कराची का फैसला नहीं है। पाकिस्तान में अब आप लोकल बॉडीज को डिप्राइव नहीं रख सकते। सफान हुआ पाकिस्तान में ये था कि 18वीं तरमीम के बाद जो वजीर आजम था वो तो बेचारा बिल्कुल ही मायूस हो गया था क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। और जो वजीर आजम थे वो बादशाह बन गए थे, उन्होंने सारे पैसे NFC वॉर में ले लिए, लेने के बाद उन्होंने पास रख लिए और नीचे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। तो ये जो 18वीं तरमीम का जो नाजायज इस्तेमाल हो रहा था, मेरे हिसाब से वो खत्म हो चुका है। अब कोई रास्ता नहीं है कि वो लोगों को या कराची को, मैंने देखा अभी मैं रेवेन्यूज देख रहा था, सिंध के 815% इजाफा हुआ है। 2007-8 में 178 अरब थे, 2020-21 में 1452 अरब हो गए। उसके बरस कराची के जो अगर शेयर है उसमें कम हुआ है। लेकिन आप ही ने एक बात लिखी थी अपने कॉलम में, आपने आखिरी में आपने लिखा था कि हॉस्टिलिटी का आपने लफ्ज लिखा था कि जो पॉलिटिकल फोर्स होती है, और अभी जिब्रान भी यही बात कर रहे थे कि होता ये है कि क्योंकि आपकी कैपिटल सिटी जो सिंध की कराची है, उधर की जो पॉलिटिकल फोर्स खदशा ये होता है, और ये शायद खर्चा दूसरे सूबों में भी होता हो कि वो कोई और इलेक्टेड पार्टी आ जाएगी तो जो रूलिंग पार्टी प्रोविंस में होगी, इस वजह से फिर हॉस्टिलिटी रखती है। और ये एक नेचुरल साइकी होती है पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में कम्पीट करने की। ना व्हाट, ये तो खदशा अभी भी है, PTI जीत सकती है इलेक्शन, MKM जीत सकती है, कोई भी आ जाए। मेरा मकसद ये थोड़ी है, अगर पीपल्स पार्टी भी कराची में आ जाएगी तो कर ले जो करना है उन्होंने। ये थोड़ी मैं कह रहा हूँ कराची में MKM आएगी या PTI आएगी, जो भी कराची में आएगा उसको पैसे मिलेंगे। अगर सिंध गवर्नमेंट जो है वो 1200 बिलियन रुपीस फेडरल फेडरेशन से या 1000 बिलियन रुपीस फेडरेशन से ले रही है, तो उनको क्या हक हासिल है कि वो कराची को पैसे नहीं दे और बिल्कुल इस तरह दे जैसे वो यतीम है और उनको पैसे दे रहे हैं। देखिए, बात ये है कि इसमें सफान साहब बड़ी इन्होंने, मुझे अफसोस करना पड़ता है, चालाकी का लफ्ज अच्छा लफ्ज नहीं है। इन्होंने क्या किया था कि 2001 में तकरीबन 47 महकमे थे जो लोकल बॉडी के पास होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने उसको 2013 में कम करके 31 किया, अब उन्होंने कम करके शायद 12-13 कर दिए। तो अब जो मेयर है कराची का, उसका काम सिर्फ ये रह गया था कि वो जाके टॉयलेट साफ कर ले, बाकी वो मेयर बेकार की बात थी। तो अगर आपने आर्टिकल 140A में अगर आपने पाकिस्तान अगर चलाना है, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की बात है, अगर पाकिस्तान चलाना है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे, कल को हो सकता है किसी और की गवर्नमेंट आए सिंध में, कराची में किसी और की पावर हो। ये पावर, इसका ताल्लुक सियासत से नहीं है, ये लोकल बॉडी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्सेज का हिस्सा है। और मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, जो मैंने पहले भी कहा था कि अगर कराची को उसका जायज हक, ये हम कोई बात ये नहीं कह रहे कि हमें कोई एक्स्ट्रा चाहिए, अगर उसका जायज हक मिल जाए तो मैंने 32 बिलियन की फिगर दी थी वहां पे, और उसमें ये इंशाल्लाह ताला 50 बिलियन का हो जाएगा। अच्छा शहबाज साहब, जो
जी शफा साहब ये बताएं, क्योंकि 18वीं तरमीम को लेकर पहले भी कुछ र्यूमर्स बातें आती रही हैं कि शायद उसको रोल बैक कर लें। अभी ये जो मामला सामने आया, ये एक तरह से आप कह सकते हैं करेक्शन भी हो जाएगा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, लेकिन क्या हमारी, क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना कि सियासी जमातें बैठे ठीक है, लेकिन क्या रियासत की सोच अब ये हो गई है कि उन्हें अब कराची शहर को या दीगर शहरों को उनके जायज हुकूक दिलवाने हैं? क्या रियासत भी चल पड़ी है इस तरफ, कदम बढ़ गया है और हम कह सकते हैं ये रियासती सतह पर फैसला है? मेरी बात समझें जी। देखिए, बात ये थी कि अगर आपने 2010 में इसको सही तरह कर दिया होता जी। तो आज जो बातें हो रही हैं कि हम 18वीं तरमीम को रोल बैक करेंगे, ये कौन बात कर रहा है? ये कुछ रियासती इदारे बात कहीं से आ रही है ना, ये बात रियासती इदारे नहीं कर रहे, कहीं से ये बात आ रही है ना, आ रही है। ये क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है कि सूबाई वज़ीर आला गवर्नमेंट ने मजाक बनाया हुआ ना। तो जब आपने पैसा आवाम में ट्रांसफर नहीं किया तो फिर वो 18वीं तरमीम आपको आपके पैसे के लिए तो नहीं आई थी ना जी। तो अब अगर या तो 18वीं तरमीम बाकी रहेगी या फिर अगर 18वीं तरमीम अगर बाकी रहेगी तो आर्टिकल 140A भी आएगा। अगर आर्टिकल 140A नहीं आया और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई तो 18वीं तरमीम का कोई मकसद नहीं है, वापस करें 18वीं तरमीम को। तो अब ये बॉल इनके कोर्ट से निकल चुकी है। अब वज़ीर आला सिंध साहब को, जो कि फाइनेंस के आदमी हैं, वो हमारे साथ बैठे, हम उनको समझा देंगे क्या करना है, मगर अब बॉल उनके कोर्ट में नहीं है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उनको ये बात जहन में रखना नहीं चाहिए कि अब ये रियासत उस तरह नहीं चल सकती जिस तरह 2010 के बाद चल रही थी। अगर ये रियासत उस तरह चलाएंगे तो आर्टिकल 199 के तहत फाइल कर दी गई ये पिटीशन, कल हाई कोर्ट को इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि आप इनको मना करें और पैसे इनसे ले लें। सही, लेकिन शफा साहब एक बात और मुझे बता दें कि एक तो ओवर सेंट्रलाइजेशन है जो अभी हुई है, फिर पीपल्स पार्टी कहती है जो मुशर्रफ दौर में था वो ओवर डेवोल्यूशन थी। वो कहते हैं आपको पता है कि जो लोग थे उन्होंने कितनी प्रॉपर्टीज बना ली। अभी शहबाज अली साहब कुछ दिन पहले नैब पिंडी ने यहाँ पे डीएमसी कोरंगी के एक म्युनिसिपल कमिश्नर को पकड़ा था, 12 करोड़ रुपए कैश जेवरात बरामद हुए। उससे पहले डीएसी पार्क्स का एक बंदा कायम खानी पकड़ा गया था, अरबों रुपए 12-13 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज, गाड़ियां सब बरामद हुई थी। तो पीपल्स पार्टी कहती है ओवर डेवोल्यूशन जो हुई है उसका भी नुकसान ही हुआ है इस शहर को। इस माशरे में इतनी करप्शन सरायत कर चुकी है, निजाम इतना बिगड़ा हुआ गला सड़ा है, जो भी जमात आई उसने भी नोट बनाए। तो ये तो अपनी जगह मसला रहेगा ना सैदी साहब? चलो जी, कराची में तो सारे चोर बैठे हुए थे, तो जो लाड़काना में तरक्की हो गई क्या? देखिए, बात तो ये नहीं है। मेरा मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी 10 साल से एनएसपी में पूरे पैसे ले रही थी, हमें नहीं दे रही थी। हम तो सारे बेईमान और चोर हैं, ठीक है ना जी। आप मुझे बताएं कि जो उन्होंने सारे पैसे खर्च कर दिए इंटीरियर सिंध में, कोई इंटीरियर सिंध में कोई शहर रहने के काबिल है? आप रहना चाहेंगे? मेरा सवाल आपसे ये है। हम तो सारे चोर हैं, बेईमान हैं, हम गलत लोग हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम फाइनेंस भी नहीं जानते। आप मुझे बताएं क्या इंटीरियर सिंध के एक शहर में आप रहना पसंद करेंगे? वज़ीर आला साहब रहना पसंद करेंगे? मेरा सवाल उनसे ही है। क्या वज़ीर आला मुराद अली शाह अपने बच्चों को 7 के स्कूल में पढ़ाएंगे? मुझे उनसे सवाल है। क्या खालिद अली शाह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे खैरपुर के स्कूलों में? क्या बात कर रहे हैं आप कि लोकल बॉडी तो काम नहीं करती, हम करते हैं। मेरा सवाल है कि उन्होंने 10, 12, 15 साल में क्या किया है? पीपल्स पार्टी सिंध में 50 साल से हुकूमत कर रही है, 50 साल हो गए, 1970 से ये पावर में है। मुझे बताएं सिंध, इंटीरियर सिंध का कौन सा शहर किसी सिविलाइज सोसाइटी में रहने के काबिल है? अगर तो मुझे बताएं, क्या इनमें से किसी के बच्चे वहां पढ़ते हैं? कोई मेडिकल फैसिलिटी है? कोई? तो बातें सफान साहब जो मर्जी आप कर लें, बॉल में आपने कहा बॉल इनके हाथ से निकल गई है और अब इसमें कोई रास्ता बाकी नहीं है। सही, आपसे बॉल हासिल करें। मैं समझा कि आपने दूसरे शहरों की बात की सिंध के, मैं यही देख रहा था कि बदीन का तकरीबन, अगर बदीन का भी जो जैसे शहर है मिसाल के तौर पर 18 अरब बनता था, अगर ये सही तरह ट्रांसफर होता वो 1.6 अरब मिला उन्हें। उमरकोट को 20 अरब मिलने चाहिए थे, उनको 1 अरब से भी कम मिला। तो मजमूई तौर पर सब शहरों का सूबे सिंध का नुकसान हुआ है। मैं इसी नोट पे शहबाज साहब जी पैसे कहाँ गए? फिर हमें भी नहीं मिले, उनको भी नहीं मिले, उन्हें भी नहीं मिले। एग्जैक्टली शहबाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आपकी जो अहम बात है कि बॉल अब इनके कोर्ट से निकल गई है। शहबाज ज़ैदी साहब ने शायद ये बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट की है। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन एमक्यू का मौक़िफ़ होगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन माशी, कानूनी हर एतबार से समझा। एमक्यू पाकिस्तान के रेहान हाशमी साहब खुद भी डीएमसी सेंट्रल के चेयरमैन रह चुके हैं, साबिक हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं। रेहान साहब, आप किस तरह फैसले को देख रहे हैं? कल के आपके लिए तो खुशाइद है, आपकी सियासी जीत है, लेकिन इस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। और आज जमात इस्लामी से जो मीटिंग हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सीएम सिंध की, तमाम वज़रा की, इसको किस तरह देखा है एमक्यू ने?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफान, वो तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतें, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, वो तमाम सिविल सोसाइटी के लोग जो कि डेमोक्रेसी की, लोकल गवर्नमेंट की एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे। एमक्यूएम के 2017 में दायर की हुई पटिशन के मज़बूत जो डिसीजन है उसके आने पे रेहान हाशमी साहब को अगर हम रिकनेक्ट कर सकते हैं। रेहान हाशमी साहब को आवाज आ रही है? हम इसका पूरा क्रेडिट नहीं लेंगे, लेकिन रेहान हाशमी साहब की आवाज है अगर आला दलिया को अच्छा रिकनेक्ट करते हैं। अगर एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी हम सुना सके, हमें बस क्लिप अगर रेडी है। इस वक्त ख्वाजा एजाज साहब ने क्या कहा था ये सुनाते हैं, अब तक रेहान हाशमी साहब से रब्ता दोबारा बहाल करते हैं। लेट्स हियर दिस के हसन साहब ने क्या कहा था। लेट्स हियर दिस। गुज़िश्ता 10 दिन में सईद गनी साहब ने और हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो बयान दिए, अदालती फैसले के बाद मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप सिंध के अवाम से माफ़ी मांगें कि आपने झूठ बोला है। आप माफ़ी मांगें कि आपने इख्तियारात मुंतकिल करने की जो बार बार दावे किए हैं वो झूठ बोला है। अदालत ने आपको झूठा साबित किया है। आप ये सिंध के अवाम को बताएं कि ये जो आपने बोर्ड्स बनाए हैं, ये जो आपने बिल्डिंग कंट्रोल, लाड़काना, 7 बोर्ड, आप माफ़ी मांगें कि आपने सिंध के अवाम को उनके इख्तियारात दिए थे, उसे झूठ बोला है। आपने सुना ख्वाजा एजाज साहब की स्टेटमेंट। इस हवाले से सियासत तो यकीनी तौर पे होती रहेगी, लेकिन कराची के इंटरेस्ट को सब में अव्वल रखना चाहिए सारी जमातों को। रेहान हाशमी साहब, ये आज की मीटिंग को कैसे देखा आपने? जमात इस्लामी और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान जो मामला चल रहे हैं उसको एमक्यूएम किस नज़र से देख रही है? देखिए, जमात इस्लामी ने भी काविश तो की है ना। जमात इस्लामी ने कोशिश की कि वो लोकल बॉडीज को एम्पावर करने के लिए वो बयानिया जो एमक्यूएम साल से कह रही है, उस बयानिया के ऊपर जमात इस्लामी ने 28 दिन का धरना दिया। अच्छी बात है, हमने मोरल सपोर्ट में उनकी हिमायत भी की, मोरली उनको कहा कि अच्छा काम किया। लेकिन अब जबकि ऑनरेबल कोर्ट का आला दलिया का फैसला बहुत ही तफसीली आ चुका है, तो अब ये मेरा ख्याल है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। अब जमात इस्लामी के दोस्तों को भी ये कहना चाहिए कि उस पर सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी के दोस्त अमल दरामद करें और लोकल गवर्नमेंट के फंक्शंस लोकल गवर्नमेंट को दिए जाए। जो आला दलिया ने जिस तरह के अहकाम दिए हैं वो यकीनी तौर पर बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक ही हैं, और यही बात एमक्यूएम ने अपनी पिटीशन में भी कही थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट होश के नाखुन लेगी और बेहतर तरीके से लोकल गवर्नमेंट जिनके पास होना चाहिए उनको देगी और इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली मुमकिन बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, आपने वक्त दिया, अपना मौक़िफ़ दिया इस हवाले से। आपने एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़, आपने शब्बर जदी साहब को और फ़हीम ज़मान साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे। जबरान नासिर साहब माहिर कानून भी अपना मौक़िफ़ बता रहे थे इस कानून के हवाले से, उस पर रद्दमल दे रहे थे। आपका फीडबैक नाज़रीन मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर आपके सामने फ्लैश करें। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।